गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं और यह वैश्विक महामारी कोविड-19 इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं। यदि बहुत ही आवश्यकता है तभी आप लोग घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रीतकाल को। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रीतकाल पढ़ा था, रीतकाल के विषय में जाना था और आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। कौन सा काल आज हम लोग पढ़ेंगे? आधुनिक काल। आप लोग पेंसिल भी ले लीजिए, कहीं कहीं पर जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती है उसे नोट कर लिया करिए। वैसे मैं PDF सेंड करूँगी, घबराइए नहीं। क्वेश्चन आंसर हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास मैं भेज दूँगी, आप लोग उसे फेयर कॉपी पर लिख लेंगे, नोट बना लेंगे, याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को विद्वानों ने 1850 ईस्वी से माना है। कब से माना है? 1850 ईस्वी से माना है। ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि आधुनिक काल की समय सीमा बताइए। तो आधुनिक काल को विद्वानों ने 1850 ईस्वी से अब तक माना है, ठीक है। और इस आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। इस आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है ना कि आधुनिक काल को और किस नामों से जाना जाता है, तो इस आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। वर्तमान काल भी इसे कहते हैं, नवीन विकास काल भी इसे कहते हैं और पुनर्जागरण काल भी इसे कहते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, इसे नवीन विकास काल भी कहते हैं, वर्तमान काल भी कहते हैं, गद्य काल भी कहते हैं और पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, ठीक है। इस युग की प्रमुख विशेषता है खड़ी बोली का आविर्भाव। इस युग की होता है ना कि खड़ी बोली का आविर्भाव किस युग में हुआ, बोर्ड में क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ था? आधुनिक काल में हुआ था। रीतकाल की भाषा कौन सी थी? ब्रज थी। कौन सी भाषा थी? रीतकाल की भाषा ब्रज थी और आधुनिक काल में खड़ी बोली का आविर्भाव हुआ, ठीक है। तो आधुनिक काल के विषय में जानकारी मिली आप लोगों को। और फिर पुनः इस आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवादी एवं नई कविता में विभाजित कर दिया गया। ध्यान दे रहे हैं ना? इस युग को पुनः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवादी एवं नई कविता में विभाजित कर दिया गया। तो फर्स्ट आप लोगों का क्या है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 तक मानी जाती है। कब से कब तक मानी जाती है? 1850 से लेकर के 1900 तक मानी जाती है, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य को भारतेंदु जी को जनक माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु युग के कवि हैं। लिखने के लिए आता है ना कि भारतेंदु युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए, तो आप लोग लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग में गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंदु
हरिश्चंद्र की प्रमुख देन है, लेकिन काव्य की भाषा ब्रज ही रही। काव्य की भाषा क्या रही? ब्रज ही रही। गद्य में उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी आदि का विकास हुआ। बेटा जैसा कि आप लोग भी मैंने जब पढ़ाया तो जान ही रहे हैं कि रीत काल में नारी सुंदरता का चित्रण होता था। श्रृंगार रस की प्रधानता थी ना रीत काल में। राजा महाराजाओं की प्रशंसा होती थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी। तो कवियों का नाता जन जीवन से बिल्कुल अलग हो चुका था, टूट चुका था। और भारतेंदु युग में कवियों ने कविताओं को राजमहल से निकाल करके इस संपर्क को फिर से स्थापित किया, जन भावना को वाणी दी। ठीक है। और जीवन की समस्याओं पर, समाज सुधार पर, प्रकृति चित्रण पर इत्यादि पर उनकी कविताएं लिखी जाने लगी। तो ये आपका है भारतेंदु युग। इसके बाद भारतेंदु युग के बाद आप लोगों का आता है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के मुख्य कवि हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली को समृद्ध करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए और इसलिए इस युग को द्विवेदी युग भी कहते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन से खड़ी बोली का आंदोलन जोरों से चलने लगा। सरस्वती पत्रिका के बहुत दिन तक संपादक रहे। पेंसिल लिए हैं तो नोट करते जाइए आप लोग जो मैं बताती जा रही हूँ। सरस्वती पत्रिका के बहुत दिन तक संपादक रहे और द्विवेदी युग में तो गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा भारतेंदु युग में, लेकिन काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज थी। लेकिन द्विवेदी युग में काव्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, इन कवियों की रचनाएं खड़ी बोली में होने लगी। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास महाकाव्य इस युग की ही देन है। द्विवेदी युग के बाद आता है बेटा कौन सा युग? कौन सा युग आता है बताइए? मैंने कौन सा युग बताया था? बिल्कुल सही, छायावाद युग। द्विवेदी युग के बाद आता है आपका छायावाद युग। छायावाद युग में विदेशी शासन के अत्याचारों, नैतिकता उनके कठोर नियमों से असंतुष्ट कवियों का मन किसी काल्पनिक सागर में जाने के लिए मचल उठा। अनुभूत भावुकता के साथ साथ चिंतन की प्रधानता थी इस काल में। इस काल के कवि मानव जीवन से संबंधित विषयों पर अपनी रचनाएं की। इनकी काव्य में स्वदेश प्रेम भी दिखाई दे रहा था। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख हैं। बेटा कभी कभी बोर्ड में लिखने के लिए आ जाता है, पंत का पूरा नाम लिखिए, सुमित्रानंदन पंत। निराला का पूरा नाम लिखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और महादेवी वर्मा। प्रसाद जयशंकर प्रसाद। छायावाद की ये 4 प्रमुख आधार स्तंभ कहे जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
तो ये रहा छायावाद युग। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद कविता में छायावादी कविता के प्रति उसकी सूक्ष्मता, काल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ और तब स्टार्ट हो गया आप लोगों का प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग में मानव की सत्ता को सर्वोच्च माना जाने लगा। वर्ग भेद का विद्रोह हुआ। सीधी सादी भाषा में लोग अपनी बातों को कहना आसान समझने लगे। इस युग के प्रमुख कवि नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर हैं। बेटा ध्यान दीजिए एक बात का, पंत और निराला भी प्रगतिवाद के कवि हैं। ठीक है। प्रगतिवाद के बाद आपका आता है प्रयोगवादी और नई कविता। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक संकलन से प्रयोगवादी एवं नई कविता का आरंभ माना जाता है। प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ। आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था? 1943 में। ठीक है। और इसमें 7 कवियों की रचनाएं होती हैं। कितने कवियों की रचनाएं होती हैं? 7 कवियों की रचनाएं होती हैं। ये भी पूछा जाता है कि इस तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं होती हैं। तो कितने कवियों की रचनाएं होती हैं? 7 कवियों की रचनाएं होती हैं। फिर इसके बाद दूसरा तार सप्तक आप लोगों का प्रकाशित हुआ था 1951 में। इसमें भी 7 कवियों की रचनाएं हैं। और तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 में प्रकाशित हुआ था और इसमें भी 7 कवियों की रचनाएं हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं होती हैं। चिंता न करिए, मैं इन 7 कवियों को आप लोगों को PDF बना करके सेंड कर दूंगी और आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा। बुक तो आप लोगों को पता है कौन सी बुक लेनी है। विद्या की बुक आप लोग परचेज कर लीजिए, विद्या प्रकाशन। और एक लॉन्ग नोट बुक ले लीजिए। मैं PDF जो भेजूंगी उसी आप लोग फेयर कॉपी पर नोट करते जाइए। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए और इस प्रकार से आप लोगों को याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी। घर बैठे पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इस वैश्विक महामारी से हम लोगों को जितने शीघ्र हो सके छुट्टी मिले और हम लोग फिर से स्कूल में आएँ और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लें। बेटा इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाने में मुझे ऐसा लगता है कि न ही आप लोग संतुष्ट होते हैं, न ही मैं ही संतुष्ट होती हूँ। अगर आमने सामने बैठकर पढ़ाने में और अपनी बातों को कहने में, ठीक है, और आप लोगों से जब रिस्पांस भी मिलता जाता है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आगे बढ़ती जाती हैं कि जो आप लोगों को नहीं भी पता रहता है तो आप लोग पूछते रहते हैं और हम लोग आपको सेटिस्फाइड हम लोग करते रहते हैं और पढ़ाने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है।
वैसे तो ये रहता है कि सिर्फ हम लोग अपनी ही बातों को कहते हैं, आप लोगों की बातों को तो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई समस्या सामने आ गई है तो हम लोग उससे घबरा जाएं, ठीक है। तो किसी न किसी प्रकार से कोई रास्ता निकाला ही जाता है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की पढ़ाई के लिए ये रास्ता निकाला गया है, ताकि आप लोगों को घर पर बैठकर पढ़ाई का नुकसान आप लोगों का न हो, है। किसी न किसी प्रकार से आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे, आप लोगों का कोई नुकसान न हो। और आप लोग घर पे रहिए, मेहनत करिए, मेहनत से पढ़िए। ऐसा नहीं, जो चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आया है, तो नेक्स्ट दूसरी वीडियो में हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे। या कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है तो कहीं आप लोग किसी डायरी में नोट करके रखे रहिए, जब स्कूल खुलता है तो आप लोग तब भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े हैं आधुनिक काल। और बेटा बुक ले लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं अब चैप्टर पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी, ठीक। और बुक खरीद लीजिए। थैंक यू।